नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की क्लास में मिलने वाली है। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आज की क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो आज की क्लास रुधिर ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन वाला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये की जाए। देखो दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है खुले में और बंद में, कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये नलिकानुमा संरचना से रहित होता है। इसमें नलिकानुमा संरचना नहीं होती है, किसी भी नली में से ब्लड जो होता है वो प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसकी बात करें तो इसमें नलिका युक्त संरचनाएं होती है जिसे हम धमनी के नाम से जानते हैं। बात करें खुला परिसंचरण तंत्र, तो ये जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, और जो मनुष्य है, मनुष्य में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये तो बात हो गई, खुला परिसंचरण तंत्र नलिकानुमा संरचना नहीं होगी, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में बात करें तो इसमें एक नलिकानुमा संरचना होती है। अब देखिए आते हैं हमारे ब्लड पर। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें ब्लड में प्लाज्मा। तो ब्लड का सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा, जो अप्रोक्स 55% पाया जाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल, ये होती है 45% के अप्रोक्स। तो इस प्रकार से ब्लड का कंपोजिशन की बात करें तो दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स यानी रुधिर कणिकाएं। देखिए प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा अप्रोक्स 55% है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहली चीज इसमें बात करें तो जल, दूसरी कार्बनिक लवण, और तीसरी होती है अकार्बनिक लवण। यानी प्लाज्मा किस चीज से मिलकर बना होता है, तो पहली चीज है जल, दूसरी कार्बनिक लवण और तीसरी होती है अकार्बनिक लवण। और इसी प्रकार से बात करें रुधिर कणिकाओं की जो 45% है, इसमें पहली चीज होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से हम इन सभी भागों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ प्लाज्मा की। देखिए प्लाज्मा जो होता है एक हल्का पीला गाढ़ा और क्षारीय द्रव होता है। तो सबसे पहले प्रकृति की बात करें प्लाज्मा की, तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय द्रव होता है, हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है। और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो होता है जल का, 90 से 92%। तो लगभग 90% तो प्लाज्मा में जल ही पाया जाता है, जबकि जो बाकी बच गया 8 से 10% भाग, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है। तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है वो भी बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली प्रोटीन आती है एल्बुमिन। प्लाज्मा में पाई जाने वाली पहली प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन की बात करें तो ये काम क्या करती है, ये करती है खनिज संतुलन का काम करती है, और साथ ही साथ परासरण नियंत्रण को बनाए रखती है। तो खनिज का संतुलन और परासरण दाब को नियंत्रित करना, ये होता है एल्बुमिन का काम। दूसरी बात करें, दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन होती है ग्लोबुमिन। तो ग्लोबुमिन की बात करें, ये प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करने का काम करती है। और तीसरी जो प्लाज्मा प्रोटीन आती है वो आती है फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, इनकी बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लोटिंग का, रक्त का थक्का जमाने का। इस प्रकार से प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को ही प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों प्रोटीनें प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एल्बुमिन। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन। देखिए दूसरी चीज़ आती है रुधिर सिरम। तो रुधिर सिरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में थक्का जमाने वाली प्रोटीन को हटा दिया जाए, जिससे रक्त का थक्का जमता है, यानी कि फाइब्रिनोजन की बात कर रहे हैं। तो जब प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाली प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष जो भाग बचता है वो सीरम कहलाता है। शेष भाग क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा।
यानी कि इस ब्लड में से रुधिर कणिकाएं प्लस फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो जो भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। रक्त में से रुधिर रुधिर कणिकाएं और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटाने के बाद में जो भी पार्ट बचेगा रुधिर का वो भाग क्या कहलाएगा, सीरम। यानी सीरम में से फाइब्रिनोजन और रुधिर कणिकाएं हटा दी, तब जाकर के ब्लड में से रुधिर कणिकाएं और फाइब्रिनोजन हटाने के बाद में ही जो बच रहा है उसे हम कह रहे हैं रुधिर सीरम। आगे बात करें ग्लोबिमिन प्रोटीन की। जो ग्लोबिमिन प्रोटीन होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 प्रकार की ग्लोबिमिन प्रोटीन पाई जाती है। अल्फा और बीटा जो होती है ये परिवहन प्रोटीन कहलाती है। अल्फा ग्लोबिमिन और बीटा ग्लोबिमिन जो प्रोटीन होती है ये क्या काम करती है, ये परिवहन प्रोटीन होती है। जबकि जो गामा ग्लोबिमिन होती है ये रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की जो ग्लोबिमिन प्रोटीन है इनके हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से कार्य करेगी। परिवहन प्रोटीन अल्फा और बीटा ग्लोबिमिन कहलाएगी, और बात करें प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन होगी, तो वो होगी गामा ग्लोबिमिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो आगे आते हैं रुधिर कणिकाओं के प्रकार। तो रुधिर कणिकाओं की बात करें तो ये 3 प्रकार की थी। सबसे पहले आती है आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म बात करें तो रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं या कणिकाओं को इनको रक्ताणु भी कहते हैं, और इरिथ्रियोसाइट ये आरबीसी का दूसरा नाम है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म बात करें तो रेड ब्लड सेल होगी, लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर इन्हीं को इरिथ्रियोसाइट के नाम से भी जानते हैं। देखिए बात करें ब्लड में कितनी मात्रा में इनकी संख्या होती है, तो 50 से 55 लाख प्रति mm³, या कह सकते हैं 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ ये ब्लड में इनकी मात्रा होती है। दूसरी बात करें आरबीसी का जीवन काल, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल, इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 120 डेज, 120 दिन की। अब बात करें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी के निर्माण की बात करें, जो भ्रूण बच्चा होता है, भ्रूण होगा, भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में और प्लीहा में। तो प्लीहा और लीवर में भ्रूण में होगा निर्माण। और वयस्क की बात करें तो वयस्क में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। तो इस प्रकार से भ्रूण में लीवर और प्लीहा, और वयस्क की बात करें तो ये होगा अस्थि मज्जा में। देखिए आरबीसी का जो आकार होता है वो 7 माइक्रोन के अप्रोक्स होता है। तो 7 माइक्रोन ये होता है आरबीसी का आकार। अब चलते हैं हम आगे, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी होती है, इरिथ्रियोसिस या फिर हीमोपोइसिस। तो इरिथ्रियोपोइसिस के नाम से या हीमोपोइसिस के नाम से आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को जानते हैं। आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, आरबीसी यानी कि नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर की होगी, इसलिए लाल रंग होता है। ये किस चीज़ के कारण होता है, तो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारियों की आरबीसी है केंद्रक नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके अपवाद क्या क्या है, ऊंट और लामा, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। बात करें मेंढक, तो मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो अब आता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करें तो वो कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना या फिर विघटन स्थल कहा जाता है। अब बात करें ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी होती है, तो वो होती है एम्फ्यूमा। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी है, एम्फ्यूमा नामक, ये किस में होती है, उभयचर की होती है। तो संसार की सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी होगी, एम्फ्यूमा होगी, जो उभयचर की है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी होगी वो होगी हाथी की। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी होगी हाथी की। स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो वो होती है कस्तूरी हिरण की। स्तनधारियों में सबसे बड़ी हो गई हाथी की और सबसे छोटी आरबीसी हो गई कस्तूरी हिरण की। आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डंबलाकार या द्विअवतलाकार।
आरबीसी की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, डंबल के आकार की होगी या द्विअवतलाकार होगी। आरबीसी की लंबाई की बात हमने करी ली, 7 माइक्रोमीटर के आसपास होगी। पीलिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, पीलिया रोग के अंदर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। पीलिया रोग में आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो आरबीसी को आसुत जल में डालने पर यह क्या होगी, फूल करके फट जाएगी। जैसे ही आप आरबीसी को आसुत जल में डालोगे, एक शुद्ध जल में डालोगे जिसकी पीएच 7 के अप्रोक्स है, 7 होगी। आसुत जल में जब आरबीसी को डालोगे तो इसमें क्या होगा, आसुत जल इसके अंदर समा जाएगा, ये फूल जाएगी और फूल करके ये फट जाएगी। तो फूल करके फट जाती है आरबीसी। या मैं बात करें तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। जब भी आरबीसी की संख्या में कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिससे खून की कमी हो जाएगी। और इसी रोग को हम किस नाम से जानते हैं, एनीमिया, रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता या एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसमें खून की कमी हो जाती है, तो डायरेक्ट कहें तो आरबीसी की कमी हो जाती है। अब बात करें आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो आरबीसी की कमी से तो रोग पता चल गया, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होगा इसकी बात करें तो होता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया ये होता है आरबीसी की अधिकता से, यह कहा जाएगा पॉलीसाइफोनिया। इस नामक की रोग उत्पन्न हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया यह आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग है। अफ्रीका में एक बांडू जनजाति होती है, बांडू प्रजाति होती है। यहाँ के लोग लोहे की खदानों में काम करते हैं। इससे क्या होता है, मजदूर लोहे के पात्र में मदिरा पान करते हैं। तो मदिरा पान करते हैं, लोहे के पात्र में जो मदिरा पान करते हैं, अतः उनके शरीर में लोहे के कण जो ठोस के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे जो समस्या होती है लोहे की अधिकता के कारण, जिसे बोलते हैं हम सिडेरोसिस या लोहे महता। तो सिडेरोसिस रोग के नाम से या लोहे महता के नाम से इस रोग को जानते हैं। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लोहे की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसे कहा जाता है सिडेरोसिस या फिर लोहे महता रोग के नाम से जानते हैं। सामान्यतः अफ्रीका की बांडू प्रजाति में ये रोग पाया जाता है। सिकिल रोग या सिकिल सेल एनीमिया रोग की बात करें, ठीक है, दांत कोशिका अरक्तता, यह एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें आरबीसी हंसिया के आकार की होती है। आरबीसी का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। तथा जिन लोगों में यह रोग होता है उन्हें मलेरिया रोग नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जिन रोगों में एक बार सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है उनमें मलेरिया रोग नहीं होता है। आरबीसी की संख्या को जो मापने के लिए जिस यंत्र को काम में लेते हैं, आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है जिस यंत्र से, उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा आरबीसी की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। और आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को। तो ये बात हुई आरबीसी की। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी पर। तो देखिए डब्ल्यूबीसी पर चले तो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या की तो इनकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 10,000 तक होती है प्रति mm³। तो प्रति mm³ 6000 से 10,000 तक इनकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। और इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन। इसके निर्माण स्थल की बात करें तो ये होता है पीली अस्थि मज्जा में या फिर थाइमस ग्रंथि में और प्लीहा के अंदर। तो अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करना, रोगों से सुरक्षा करना, ये होता है डब्ल्यूबीसी का कार्य। और एक प्रकार एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर के प्रथम सैनिक एवं शरीर की गार्ड या फिर रक्षक कोशिकाओं के नाम से जानता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो भी रोग होते हैं उनके लिए लड़ने का काम, प्रतिरक्षा का काम, एंटीबॉडी बनाने का काम सब डब्ल्यूबीसी का होता है। इसीलिए इसे प्रथम सैनिक कहते हैं, शरीर का गार्ड भी कहते हैं और या फिर रक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करें डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर, थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर किसे कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है। डब्ल्यूबीसी की जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करें तो ये होती है कणिका में, जिसमें कणिका होती है, और दूसरी होती है अकणिका में। तो एक होती है कणिका में और दूसरी होती है अकणिका में। कणिका में और अकणिका में, कणिका में की संख्या ज़्यादा होती है 55%, 65, और अकणिका में की संख्या की बात करें तो अप्रोक्स 35%।
तो ये थे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो कणिकामय की बात करें तो कणिका किन के न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये तीनों प्रकार की जो भी कोशिकाएं हैं ये पाई जाती है कणिकामय डब्ल्यूबीसी में। तो कणिकामय डब्ल्यूबीसी के एग्जाम्पल हो गए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। बात करें अकणिकामय की तो अकणिकामय में देखिए एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल है। सबसे पहला है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों जो डब्ल्यूबीसी कोशिका हैं ये अकणिका में होती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है? वो होती है बेसोफिल। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल। बात करें न्यूट्रोफिल्स की, अब देखिए एक एक को जान लेते हैं डिटेल से। न्यूट्रोफिल्स यह रोगजनक को निगल जाती है, रोगजनक को निगल जाती है, यानी कि जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है उसे ही निगल जाती है। यह कोशिका झिल्ली के आर पार निकल जाती है और कोशिका झिल्ली में से आर पार निकल सकती है न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं। अतः यह क्रिया कोशिका परण या डायपिडेसिस कहलाती है। तो कोशिका परण या डायपिडेसिस के नाम से जानते हैं न्यूट्रोफिल्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होती है कोशिका झिल्ली के ये आर पार गुजर जाती है, निकल जाती है। ये तो हो गई न्यूट्रोफिल्स की बात करें इओसिनोफिल की तो इओसिनोफिल की बात करें यह अस्थमा एवं अंतःपरजीवी संक्रमण होता है। यह जब कभी भी शरीर में अस्थमा या अंतःपरजीवी संक्रमण होता है तो इनकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। उस केस में क्या होगी? संख्या बढ़ जाती है। अतः यह कोशिका एंटीहिस्टामिन का स्रावण करती है। एंटीहिस्टामिन मतलब क्या होती है? जो एलर्जी को रोकने का कार्य करते हैं। हिस्टामिन का मतलब होता है एलर्जी, एंटीहिस्टामिन मतलब एलर्जी को रोकने वाला। तो एंटीहिस्टामिन का स्रावण करने लगती है, अतः एलर्जी के समय इनकी संख्या घट जाती है। जिनकी एलर्जी के समय क्या होगी? इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे एंटीहिस्टामिन निकलेगा जो एलर्जी को रोकने का काम करेगा। साथ ही बात करें तो अम्लीय रंजक में ये लाल रंग की हो जाती है। तो इओसिनोफिल की बात है, ये अम्लीय रंजक में जब इसको उपयोग किया जाएगा तो ये कैसे रंग की हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लाल रंग की। आगे बात आती है बेसोफिल। तो देखिए बेसोफिल की बात करें तो ये सारी रंजक में अभिरंजित हो जाती है, यानी नीले रंग की हो जाती है। ठीक है, तो बेसोफिल के लिए याद रखना है सारी रंजक में कैसे हो जाएगी? नीले रंग की। दूसरी बात, ये कोशिकाएं हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती है। तो हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन ये जो पदार्थ होते हैं ये किससे स्रावित होते हैं? बेसोफिल से, बेसोफिल कोशिका से। बेसोफिल कोशिका में अत्यंत संवेदनशीलता के कारण एलर्जी होती है। तो बेसोफिल की बात करें तो ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए जल्दी एलर्जी होती है। अगली बात आती है कणिका रहित श्वेताणु। तो जो श्वेताणु होते हैं इनमें कणिका नहीं होती है, ये कणिका रहित होते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है मोनोसाइट। ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। यह भी रोगाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है, उनको खाती है। इसमें सेम के बीज के आकार का बड़ा केंद्रक पाया जाता है। देखिए बात कर ली थी हमने डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और इसमें सेम के बीज के आकार का बड़ा केंद्रक पाया जाता है। बात करें मोनोसाइट कोशिका की, न्यूट्रोफिल्स कोशिका की के साथ मिलकर संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है। यानी सबसे पहले जो संक्रमण को रोकने का काम करेगी, प्रतिरक्षा का काम करेगी, वो मोनोसाइट कोशिका न्यूट्रोफिल्स कोशिका के साथ में मिलकर करती है। आगे बात करें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का भक्षण करती है। जो दोनों के दोनों डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, ये रोगाणुओं का क्या करती है? भक्षण करती है। अतः इन्हें भक्षण डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को भक्षण डब्ल्यूबीसी कहते हैं क्योंकि ये रोगाणुओं का भक्षण करने का काम करती है, उन्हें नष्ट करती है, उनको खाने का काम करती है। दूसरी आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होती है। सबसे छोटी कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी? लिम्फोसाइट। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है और कैंसर कोशिका को वृद्धि करती है। देखिए कैंसर कोशिका में जो वृद्धि होती है उसको रोकने का काम भी किसका होता है? लिम्फोसाइट का होता है। कैंसर कोशिका होती है, इसमें वृद्धि को रोकने का काम किसका होता है? लिम्फोसाइट कोशिका का ही होता है। जो लिम्फोसाइट होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बीटा लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है? बात कर लेते हैं इनकी भी। तो देखिए दो लिम्फोसाइट कोशिका कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट आता है एड्स जो रोग होता है, ये T4 लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। एड्स रोग में कौन सी कोशिका की संख्या घट जाती है? तो डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है T4 लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में ही टी लिम्फोसाइट है, इसमें बात कर रहे हैं T4 लिम्फोसाइट होती है, इसकी संख्या घट जाएगी डब्ल्यूबीसी की एड्स रोग में। नोट देखिए, स्पेशल नोट है, न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं, जबकि मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं।
तो माइक्रो न्यूट्रोफिल्स को कहेंगे, और मैक्रो पुलिसमैन किसे कहेंगे, मोनोसाइट को कहेंगे। पुलिसमैन यानी कि रक्षा करने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें पुलिसमैन कह रहे हैं। तो माइक्रो किसे कहेंगे, न्यूट्रोफिल्स को, और मैक्रो किसे कहेंगे, मोनोसाइट को। आगे बात आती है रुधिर कैंसर की। देखिए रुधिर कैंसर की बात करें तो रुधिर कैंसर को दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। रक्त में WBC की संख्या घट जाना या अनियमित रूप से बढ़ना, सॉरी घटने की बात नहीं होगी, रक्त में जब WBC की संख्या होगी वो अनियमित रूप से लगातार तेजी से वृद्धि होने लग जाए इसमें, तो उस रोग को किस नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया। कोशिका का एकदम से वृद्धि होना, एक जगह गांठ बन जाती है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है, 1 की 2 होगी, 2 की 4 होगी, 4 की 8 होगी, इस प्रकार से कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होगा और उस जगह एक कोशिका का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है जिससे गांठ सी बन जाती है। उसे ही हम रुधिर कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से जान रहे हैं। बात करें ल्यूकेमिया में तो इसमें क्या होता है, WBC की संख्या में सामान्य रूप से कमी होना। देखो ल्यूकोपीनिया की बात करें और बात करें ल्यूकेमिया में तो क्या हुआ, WBC की संख्या क्या हो गई, बढ़ रही थी। ल्यूकेमिया में तो WBC की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन ल्यूकोपीनिया की बात करें तो यहाँ WBC की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। जब बढ़ेगी उसे कहेंगे ल्यूकेमिया, और जब कम हो जाएगी WBC की संख्या उसे कहेंगे ल्यूकोपीनिया। तो दोनों रोग अलग अलग प्रकार से रोग होते हैं। ठोस के रूप में रोगाणु का भक्षण, ठोस के रूप में रोगाणु का जो भक्षण करती है वो होती है फेगोसाइट, जबकि तरल के रूप में जो भक्षण करती है उसे कहते हैं पिनोसाइट। तो फेगोसाइट का मतलब क्या है, ठोस के रूप में रोगाणु का भक्षण, और तरल के रूप में लिक्विड के रूप में जो भक्षण होगा उसे कहेंगे पिनोसाइट। पीना एक तरीके से याद रख सकते हो आप, याद रखने के हिसाब से याद है, पीना किसी चीज़ को कब पियोगे जब वो तरल रूप में होगी, और फेगोसाइट किसके लिए आती है, ये ठोस के लिए आती है। आगे चले तो अब तीसरी जो आती है हमारे पास में, RBC हो गई, WBC हो गई, तीसरी आती है प्लेटलेट्स, या इसे कहेंगे पट्टिकाणु, या इसे कहेंगे बिंबाणु, ये इसे कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु या बिंबाणु चारों इसी के नाम है। इनकी जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³, 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³, और इनका जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। निर्माण कहाँ होता है इनका, हस्तिमज्जा की मेगाकैरियोसाइट कोशिका द्वारा। हस्तिमज्जिका की कौन सी कोशिका होती है, मेगाकैरियोसाइट कोशिका होती है, जिसके द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। WBC में केंद्रक होता है, जबकि RBC में भी केंद्रक नहीं होता है। डेंगू बुखार में क्या होता है, डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या होती है कम हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसे कहेंगे, प्लेटलेट्स की संख्या को कमी होना, और जब प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, अधिकता हो जाएगी, उसे कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में तो संख्या बढ़ जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में संख्या घट जाएगी। आगे चले तो अगला आता है जो प्लेटलेट्स होता है, इसे चोट लगने पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये किस में चेंज होता है, ये होता है थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम किसका होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला जाता है। इससे क्या होगा, रुधिर का रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा, जम जाएगा। तो रक्त का थक्का प्रोथ्रोम्बिन के कारण नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन के कारण बनेगा, याद रखिएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड। रुधिर एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। पहली चीज, रुधिर उत्तक होता है, और कौन सा है, तरल संयोजी उत्तक है। दूसरी बात करें स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितना होगा, तो इसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। व्यक्ति के कुल भार का कितना % होना चाहिए, तो 7.5 से 8% लगभग व्यक्ति के भार का उसके अंदर रक्त होना चाहिए। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म जनन स्तर से होती है। रुधिर के जो pH का मान बात करें तो pH कैसा होती है इसकी, 7.4 होती है, यानी दुर्बल क्षारीय होती है। अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देगा, जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है, इसलिए दुर्बल क्षारीय प्रकृति होती है। 7.4 इसकी pH का मान होता है। रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है, किस चीज़ के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और श्वसन वर्णक जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। अब आगे बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन की भी कुछ बातें कर लेते हैं हम यहाँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का ही प्रकार होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है हिम या हिमेटिन भाग कहेंगे, और दूसरा होगा ग्लोबिन भाग। जो हिम भाग होता है या हिमेटिन होता है, यह वर्णक का काम करता है। हिम भाग में क्या होता है, लोहा या आयरन इसके तत्व होते हैं जो फेरस अवस्था में Fe2+ के रूप में पाए जाते हैं।
तो एक तो गया हिम या हिमेटिन, यानी इसमें लोहा होता है। और दूसरी बात करें ग्लोबिन, ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो जब ग्लोबिन प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या होगा, रेड कलर मिलेगा, ऑक्सीजनित रुधिर या शुद्ध रुधिर प्राप्त होता है हमें, यहाँ से प्राप्त होगा शुद्ध रुधिर। और दूसरी बात करें, जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होगी, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, तो वहां से जो बनेगा उसे कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। यह अशुद्ध रुधिर होता है या ऑक्सीजन रहित होता है। रहित का मतलब बिना ऑक्सीजन के। तो एक होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे हीमोग्लोबिन, और एक होता है ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करे। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, शुद्ध रुधिर होगा, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ये अशुद्ध रुधिर होगा। देखिए ये एग्जांपल आपने सुना होगा, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से क्या हुआ। तो बंद कमरे में जब अंगीठी जलाकर, यानी सिगरी भाषा में बोल सकते हैं हम, तो जो सिगरी होती है, अंगीठी होती है, इसको जलाकर सोने से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिससे क्या होती है, दम घुटने लग जाता है, अंदर जाकर के व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है। और रात्रि में बड़े पेड़ों के नीचे सोने पर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है और इससे दमघोटू वातावरण उत्पन्न करती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में कितनी कितनी इसकी मात्रा पाई जाएगी। देखिए पुरुष की बात करें तो पुरुष में होगी 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। तो 100 ml ब्लड में मात्रा दे रखी है 14 से 16 ग्राम पुरुष में, महिला में 12 से 14 ग्राम, और बच्चों की बात करें तो यहाँ होती है 18 से 20 ग्राम। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की बंधुता का क्रम, यानी सबसे तेजी से अभिक्रिया किससे याद करती है, तो हीमोग्लोबिन सबसे तेजी अभिक्रिया करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसके बाद आती है ऑक्सीजन और देन आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्रम भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हीमोग्लोबिन की बंधुता का क्रम। नेक्स्ट बात करें, हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा निकाली जाती है। तो कौन सा मीटर होता है, हीमोग्लोबिनोमीटर। इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा की संख्या ज्ञात की जाती है। जब अधिक ऊंचाई की बात करें, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों, इनकी मनुष्य की त्वचा अत्यंत लाल होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। उस पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो यह घटना क्या कहलाती है, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है। तो जो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो लाल रंग की होती है, पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीसाइथेमिया। तो ये ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन थे। क्लास आपको कैसी लगी, क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।